नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की मनी जयंती, उपदेशों और आदर्शों को किया गया याद। लॉकडाउन की स्थिति में अवसर तलाशने वालों पर नजर, कालाबाजारी पर सख्त निर्देश। कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह, रोज बढ़ रहे सैकड़ों आंकड़े। और ओमिक्रॉन वेरिएंट बनी जिले की बड़ी समस्या, स्वास्थ्य विभाग के सख्त निर्देश। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती इस बार 9 जनवरी को मनाई गई। सिखों के इतिहास के सबसे महान योद्धा माने जाने वाले गुरु गोविंद सिंह की वीरता की कहानियां आज भी लोगों को याद हैं। इनका जन्म पटना में हुआ था और इनके पिता सिखों के 10वें गुरु तेग बहादुर थे। ऐसा माना जाता है कि मुगल शासकों ने बहुत प्रयास किया कि तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन वे मुगलों के आगे नहीं झुके। तो मंगल शासक औरंगजेब ने नवंबर 1675 में उनका सिर कलम करवा दिया था। उनकी मृत्यु के बाद 9 वर्ष की आयु में गुरु गोविंद सिंह ने पिता की गद्दी संभाली। गुरु गोविंद सिंह जी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि कोई भी उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा करे। वह खुद को सेवक मानकर समाज की भलाई के लिए काम करना चाहते थे। इन्हीं उद्देश्यों और उनके बताए गए मार्ग में चलते हुए बिलासपुर के गुरुद्वारे में भी गुरु के आदर्शों को आत्मसात करने कीर्तन का आयोजन किया गया, जहां शहर भर के सिख समुदाय के लोग गुरु के सामने मत्था झुकाने पहुंचे और अटूट लंगर में जयंती का प्रसाद चखा। धन धन श्री गुरु गोविंद साहब जी के महाराज के पावन पवित्र प्रकाश पर्व की खुशी में शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार यह पर्व बड़े ही उत्साह एवं भक्त के साथ मनाया जा रहा है। इस प्रकाश पर्व में शासन ने जो हमें निर्देश दिए हैं उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और लाइव टेलीकास्ट इसका किया जा रहा है। लोग घर में इस का आनंद उठा करके गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं। धन श्री गोविंद सिंह जी गुरु महाराज जी का आज प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से। सिख समाज बिलासपुर के द्वारा हमारे द्वारा कोविड के नियमों का पालन करते हुए लंगर नहीं कराया गया, नगर कीर्तन भी नहीं किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। संगत में बहुत ही उत्साह है। इस प्रकाश पर्व को लेकर बड़ी संगत आ रही है। दयालबंद, सिरगिट्टी, 27 खोली सभी जगह से यहाँ पर लोग पहुँच के दर्शन कर रहे हैं और खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं। कीर्तनी जत्थे हमारे अमृतसर से आए हैं, फतेहगढ़ साहिब से आए हैं, वो अपना कीर्तन दे के निहाल कर रहे हैं संगत को। मैं बिलासपुर की सिख समाज, पंजाबी समाज, पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है और आज चूँकि कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में कोरोना इस प्रकार से है कि सभी शासन और प्रशासन के मापदंडों के अनुसार सभी सिख समाज के लोग जो है वो गुरुद्वार में आज मत्था टेकने आए हैं। कीर्तन भी हो रहा है और मैं सभी से अपील भी करूंगा कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और सभी को, पूरे बिलासपुर को, पूरे छत्तीसगढ़ को, सभी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ। खबरी हले यार हले
छत्तीसगढ़ योग आयोग के सदस्य रविंद्र सिंह ने समाज कल्याण विभाग के मंत्री अनिला भेड़िया के निवास पर सौजन्य भेंट की। भेंट के दौरान योग के संबंध में विस्तृत चर्चा की। कोविड-19 के समय में कोरोना से बचने के लिए योग को जीवन की दिनचर्या में उतारना अत्यंत आवश्यक है। योग सभी वर्गों के लिए उपयोगी है तथा नियमित योगाभ्यास कर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करना, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध व सभ्य समाज का निर्माण होगा। बिलासपुर जिले में योगा पार्क की स्थापना करने हेतु मांग की गई। अगर योगा पार्क की स्थापना की जाती है तो बिलासपुर जिले के साथ साथ बिलासपुर संभाग के समस्त जिला लाभान्वित होंगे तथा नियमित योगाभ्यास से जुड़ सकेंगे। योगा पार्क की स्थापना से योग आयोग का एक संभागीय कार्यालय स्थापित होगा। साथ ही 1500 लोगों का एक आवासीय योगाभ्यास सेंटर की प्राप्ति होगी। रविंद्र सिंह के प्रस्ताव से सहमति जताते हुए मुख्यमंत्री के सामने इस संदर्भ में प्रस्ताव को रखने का आश्वासन दिया गया। कोरोना के मद्देनजर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अहम निर्णय लिया है, जहां मंडल ने प्रायोगिक परीक्षा के लिए बाहर से आने वाले परीक्षक की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब प्राचार्य पर ही एक आंतरिक परीक्षक नियुक्त कर सुरक्षित परीक्षा कराने की जिम्मेदारी होगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड की लिखित परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह से शुरू हो रही हैं। इससे पहले इन कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाएं और प्रोजेक्ट वर्क होने हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके लिए 10 जनवरी से 31 जनवरी तक का समय तय किया है। इस बीच कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। इसके मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल ने बताया, कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रायोगिक परीक्षाओं में बाह्य परीक्षक की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। संबंधित संस्था के प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि वह निर्धारित तिथि पर आंतरिक परीक्षक नियुक्त कर परीक्षा करा ले। एक दिन में उतने ही परीक्षार्थी को बुलाना है, जिससे शारीरिक दूरी के नियम का पालन किया जा सके। परीक्षा के दौरान स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को भी शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह भी कहा कि कोरोना के तेज संक्रमण की वजह से स्कूल बंद होने पर 31 जनवरी तक परीक्षाएं आयोजित कराने का नियम शिथिल कर दिया जाएगा, यानी उसके बाद भी परीक्षाएं कराई जा सकती है। इसके लिए संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कलेक्टर से अनुमति लेकर परीक्षाएं आयोजित करेंगे। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते हाई कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई का फैसला लिया है। आगामी 11 से 31 जनवरी तक वर्चुअल सुनवाई का निर्णय लिया गया है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई की जाएगी। इससे पहले भी कोरोना संक्रमण के कारण हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई की थी। अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और संभावित तीसरे लहर के मद्देनजर हाईकोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई का फैसला लिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजय कुमार जायसवाल ने आदेश जारी कर जुडिशरी से जुड़े लोगों को यह जानकारी दी है। आदेश में जिला कोर्ट को भी कोरोना प्रोटोकॉल का नियम पालन करते हुए सुनवाई के निर्देश दिए गए हैं। इधर जांजगीर चांपा जिले में कोरोना को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल, विधायक नारायण चंदेल और विधायक सौरभ सिंह वर्चुअली मौजूद रहे। इस दौरान जिले में पिछले कोरोना काल की कमियां और उसकी वजह से हुई समस्याओं को जोर शोर से जनप्रतिनिधियों ने उठाया और अपने सुझाव भी दिए। बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कोरोना की वजह से भय का वातावरण जिले में निर्मित ना हो। उन्होंने कहा कि पिछले कोरोना काल में जिले में कालाबाजारी जोरों पर थी, जिसकी वजह से आम जनता को समस्याओं से जूझना पड़ा था। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि पिछले कोरोना काल की तमाम समस्याओं को इस बार ध्यान में रखते हुए बेहतर विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों के जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा है कि सख्त लहजे में कि कोई भी कालाबाजारी करते पाया गया तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि दुकानों में कोरोना गाइडलाइंस का 100% पालन हो, यह दुकानदारों की जिम्मेदारी है, ताकि आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाने की नौबत न आए।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल की तुलना में बेड की उपलब्धता 1.5 गुना कर दी गई है। पिछले साल लगभग 1200 बेड थे, जिसे इस साल 1800 कर दिया गया है। ऑक्सीजन बेड जो पिछले कोरोना काल में 430 थे, उसे इस बार 750 कर दिया गया है। जिले में सीरियस केस नहीं आ रहे हैं, इसके बावजूद जिले के कोविड केयर सेंटर्स को ऑपरेशनल बना दिया गया है। उन्होंने बताया कि 3 नए ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ किए गए हैं, एक ECTC में, एक जिला हॉस्पिटल में, एक शक्ति में। इस तरह से अब कुल 4 ऑक्सीजन प्लांट जिले में उपलब्ध हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश मिला था कि माननीय प्रभारी मंत्रीगणों की अध्यक्षता में हर एक जिले में कोविड से जो सुरक्षा या बचाव के संबंध में एक आवश्यक मीटिंग ली जाए। आज जांजगीर चांपा जिले में भी ये मीटिंग माननीय प्रभारी मंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और स्थानीय माननीय विधायकगण तथा व्यापारिक अलग अलग संगठनों, प्रेस के साथियों, इन सभी की उपस्थिति में आज यहाँ जांजगीर चांपा जिले में मीटिंग हुई है। और हमने इसके सारे जो पहलू हैं तीसरी लहर को देखते हुए उनके सारे उपायों पे, सारी तैयारियों के संबंध में विस्तृत चर्चा की है। हमने सभी को अवगत कराया है कि जो हमारी तैयारियां हैं वो हम बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सबसे बड़ा उपाय है कि यदि हम सावधान रहें और इस बीमारी से बचें, वही सबसे बड़ा इससे बचने का उपाय होता है। तो आप सभी के माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें, अनावश्यक तरीके से अपने घरों से बाहर ना निकले, घरों पे रहें। साथ ही किसी भी तरह के सामग्री की कमी ना हो, इसके लिए हमने व्यापारिक संगठनों से चर्चा की है। ये भी कहा है कि यदि कोई कालाबाजारी करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में आम लोगों से भी अनुरोध है कि बिना मास्क पहने अपने घरों से बाहर ना निकलें, सार्वजनिक जगहों पे अनावश्यक रूप से ना जाएं, और यदि लोग ऐसा आदतन बार बार करते पाए गए तो उनको भी, उनके खिलाफ भी चालानी जमा और बाकी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इस बार पूरा जिला प्रशासन इस बीड़ा को उठाया हुआ है, किसी भी तरह के समन्वय की कमी नहीं होने दी जाएगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोटक के रूप में सामने आ रहा है, जहां रोजाना संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को भी प्रदेश में 3,455 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 69 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 4 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ ऐसे जिले हैं जहां संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। शनिवार को सबसे अधिक रायपुर में 1024, दुर्ग में 463, रायगढ़ में 455, बिलासपुर में 372, कोरबा में 319, जशपुर में 189, जांजगीर में 177, राजनांदगांव में 85, सरगुजा में 65, बलौदाबाजार में 47, कोरिया में 34, धमतरी में 30, सूरजपुर में 29, मुंगेली में 22, बालोद में 20, सुकमा में 20, कांकेर में 17, बीजापुर में 14, कबीरधाम में 14, बस्तर में 11, बलरामपुर में 11, कोंडागांव में 9, बेमेतरा में 8, दंतेवाड़ा में 7, महासमुंद में 5, गरियाबंद में 4, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में 4 मरीज मिले हैं। आपको बता दें, वर्तमान में प्रदेश में संक्रमण दर 7.43 तक पहुंच चुकी है, जो लगातार बढ़ते क्रम में है। नए संक्रमितों को मिलाकर अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,20,811 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 9,94,132 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 13,613 मरीज अब तक मौत के आगोश में जा चुके हैं। वर्तमान में 13,066 मरीज अब भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। न्यायदानी में संक्रमण की गति में काफी वृद्धि दर्ज की गई है, जहां बीते 24 घंटों में 369 नए मरीजों की पहचान की गई है। सबसे अधिक शहरी इलाकों से संक्रमितों की पहचान की गई है। इधर ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। इस बीच विदेश से यात्रियों के लौटने का सिलसिला भी जारी है। शनिवार को भी विदेश से 5 यात्रियों के लौटने की सूचना स्वास्थ्य विभाग को मिली थी, जिसको लेकर उचित जांच और होम क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि अब तक 353 लोग विदेश से शहर पहुंचे हैं। इधर शनिवार को शहर के अपोलो हॉस्पिटल के दर्जनों स्टाफ, डॉक्टरों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। अपोलो प्रबंधन के अनुसार शनिवार को उनके हॉस्पिटल से 31 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जिनमें हॉस्पिटल स्टाफ सहित मरीज शामिल है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 327 मरीज शहरी इलाकों से मिले हैं, जबकि 42 मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से मिले हैं। इन्हें मिलाकर अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 67,018 तक पहुंच चुकी है। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर द्वारा बिलासपुर में चल रहे निर्माण कार्यों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। लगातार निरीक्षण के चलते वर्षों से लंबित प्रोजेक्ट तिफरा फ्लाईओवर अब लगभग पूर्णता की ओर है। इसी तर्ज पर कलेक्टर अन्य निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने NHAI के निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लेकर कार्य को कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए और पूरी सावधानी बरतते हुए गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करने कहा। कलेक्टर डॉक्टर मित्तर ने NHAI के 2 महत्वपूर्ण कार्य रायपुर से बिलासपुर रोड में निर्माणाधीन पेंड्रीडीही फ्लाईओवर और बिलासपुर से पथरापाली सड़क कार्य का निरीक्षण किया। NHAI के कार्यों का निरीक्षण कलेक्टर ने विगत 6 माह पूर्व भी किया था। वे लगातार इन कार्यों की मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले रायपुर से बिलासपुर रोड में निर्माणाधीन पेंड्रीडीही फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। यह फ्लाईओवर 800 मीटर लंबा है। NHAI के मौजूद अधिकारियों ने निर्माण कार्य की जानकारी विस्तार से दी। कलेक्टर ने अधिकारियों को इस कार्य को फरवरी माह के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बिलासपुर से पथरापाली सड़क लंबाई 56 किलोमीटर का भ्रमण 24 किलोमीटर कोनी तक कर निर्माण कार्य का जायजा लिया। निर्माण कार्यों पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया, लेकिन कुछ जगहों पर निर्माण कार्य की धीमी गति को देखते हुए तेजी लाने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने इस सड़क के कार्य में 2 फ्लाईओवर और 1 ब्रिज के 3 स्पैन के कार्यों में गति लाने कहा। सड़क निर्माण का कार्य मार्च माह के अंत पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मौके पर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिले में दहशत का माहौल है, क्योंकि प्रदेश के पहले ओमिक्रॉन का मामला बिलासपुर जिले से मिला है, जिसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अब जिले में रोजाना संदेही मरीज की ओमिक्रॉन जांच के लिए भेजा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने ओमिक्रॉन को लेकर अब हर दिन मिलने वाले मरीज में से 5% मरीजों का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। अब ओमिक्रॉन की फैलने की आशंका प्रबल हो चुकी है। ऐसे में ओमिक्रॉन के लक्षण से मिलने वाले मरीजों का सैंपल भुवनेश्वर भेजा जाएगा, ताकि जिले में संक्रमण बढ़ने के मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।